Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is dual nature of matter, Heisenberg uncertainty principle, shapes of orbitals, orbit, orbital difference. तो ये सब कुछ हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया, ठीक है, एज ए रिविजन. ठीक है, तो आज हमारा रिविजन का जो टॉपिक रहेगा ऑफ दिस चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दिस इज क्वांटम नंबर. तो आज हम क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे. तो बच्चों, क्या होते हैं क्वांटम नंबर? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है. जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस एक्चुअल कहाँ प्रेजेंट है. तो ये सब कुछ हमें एक्सप्लेन करते हैं कौन? क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कितने सारे क्वांटम नंबर्स होते हैं, कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नियर द न्यूक्लियस एक्सप्लेन करते हैं. तो पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. तो बेटे, ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये हमारे इस एग्जाम, नॉर्मली यूटी एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है. ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. और ये होते क्या है? नियर जब न्यूक्लियस है तो उसके अराउंड जितने भी हमारे पॉसिबिलिटी है, जितने भी जो शेल प्रेजेंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी है, जिन्हें हम के एल एम एन बोलते हैं, और जनरली हम उन्हें बोल सकते हैं उन शेल्स को के एल एम एन की जगह एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में डिस्कस करता है कि इलेक्ट्रॉन शेल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और वो शेल कौन कौन से कंसीडर किए जाते हैं? के रिप्रेजेंट द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. ठीक है, एल एम एन, तो इस एंड सो ऑन दिस. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है अबाउट द शेल. ठीक है, दैट रिप्रेजेंटेड बाय एन, and n equal to 1 is the nearest shell, that is K, n equal to 2 is the L, is the second shell, n equal to 3 M, third shell. आपको n equal to 4 N, capital N, this is the fourth shell. ठीक है, now we will, and this the shell is also called a fixed orbit, the fixed circular path around the nucleus. Now we will discuss about azimuthal quantum number. तो अभी आपको पता लगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स का एक्सप्लेनेशन देते हैं, और मैंने आपको बताया शेल कौन कौन से हैं, क्योंकि ये जो शेल का कंसेप्ट है ये हम नील्स बोहर थ्योरी के अंदर भी डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है बच्चा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. इनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है. और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बेसिकली सब शेल के बारे में डिस्कस करते हैं. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें शेल कंटेन सब शेल. ठीक है, शेल के भी सब शेल होते हैं, ये हमें कौन बताता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. और इसका सिंबल है स्मॉल एल. और इसको जानने के लिए आप लोगों को क्या सीखना पड़ता है? मैं एक टेबुलर फॉर्म बना रही हूँ, टेबल बना रही हूँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इस टेबल की हेल्प से ही हम सभी के सभी शेल कंटेन सब शेल, शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं, ये पता लगाते हैं. जैसे आपको पता है एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज इक्वल टू, आपको पता है ये हमारा क्या था? 1 2 3 4. फाइन. एल की वैल्यू आप और क्लोजेस्ट लेके चलेंगे, 0 1 2 3. ओके, और 0 के लिए जो डेजिग्नेशन होगी, दिस इज कॉल्ड डेजिग्नेशन की. अब मैं बोल रही हूँ शेल होते हैं, बट शेल में सब शेल होते हैं. अब इस सब शेल कैसे हम बताएंगे कि सब शेल क्या होते हैं? तो सब शेल का डेजिग्नेशन है एस पी डी एफ. ठीक है, दिस इज द डेजिग्नेशन ऑफ सब शेल. सो इफ एन इक्वल टू 1 देन एल इक्वल टू 0 एंड एल इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा सब शेल का डेजिग्नेशन है एस. सो हमारा सब शेल बनेगा 1s. तो मतलब n इक्वल टू 1 के अंदर कौन सा सब शेल प्रेजेंट होता है? ये 1s सब शेल प्रेजेंट होता है n इक्वल टू 1 के अंदर. इतना आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, सेम n इक्वल टू 2 के अंदर, n इक्वल टू 2 के अंदर आपको लोएस्ट वैल्यू भी लेके चलनी है l की, और उसके सामने वाली वैल्यू भी लेके चलनी है. तो n इक्वल टू 2 के अंदर तो l को आपने 0 भी कंसीडर करना है, 2 1 n इक्वल टू 2 है तो 2 सब शेल आपको कंसीडर करने हैं, 0 भी और 1 भी. और 0 के लिए s, 1 के लिए p, तो हमारा सब शेल बना 2s 2p.
तो आपको पता हो n इक्वल टू 2 शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं 2s एंड 2p। ठीक है, अगर मैं अब डायग्राम बनाऊं इसका दोबारा से बच्चे, अभी मैंने आपको बना के दिखाया, ये शेल है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले शेल में n इक्वल टू 1 के अंदर कितने सब शेल है? एक ही सब शेल है, दैट इज 1s। n इक्वल टू 2 के अंदर कितने सब शेल है? 2 सब शेल है। अब n इक्वल टू 2 शेल था, उसमें 2 सब शेल है। पहला शेल है 2s, दूसरा शेल है 2p। इतना पता लगा आपको? ठीक है, तो आप लोगों को ये टेबल बहुत अच्छे से याद रखनी है ताकि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ सके। और n इक्वल टू 3 के अंदर अब n इक्वल टू 3 शेल है, उसके अंदर आपको 3 सब शेल लेने हैं, तो तीनों कंसीडर हो गए 0 1 2। ठीक है, तो 0 के लिए s p d, तो आपका बन रहा है 3s 3p 3d। तो ये 3 सब शेल प्रेजेंट होते हैं n इक्वल टू 3 के अंदर। तो n इक्वल टू जो 3 है बेटा, दिस इज द n इक्वल टू 3, उसके अंदर 3 सब शेल लेंगे। कौन कौन से? 3s 3p 3d। ठीक है, तो n इक्वल टू 3 के अंदर आप लोगों ने 3 सब शेल लेने हैं 0 1 2, तो 3s 3p 3d। बेटा आपको तो पता लग रहा है कि शेल के अंदर सब शेल कैसे बन रहे हैं, तो आपको आज पता लगा शेल कंटेन सब शेल। ठीक है, तो इसी तरीके से लास्ट हम और ले लेते हैं n इक्वल टू 4। l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2, और उसके बाद n इक्वल टू 4 के सामने क्या है? 3, तो आपको 3 भी लेके चलना है। तो s p d और f, s p d और f, तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास? n इक्वल टू 4 के लिए 0 1 2 3, 4 सब शेल हो गए। ठीक है, तो क्या क्या होगा? s p d f, तो 4s 4p 4d 4f। So these are the 4 सब शेल that present in the n equal to 4। n equal to 4 शेल है, उसके अंदर 4 सब शेल है। तो शेल कंटेन सब शेल बेटा आप लोगों को पता चल गया कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अगला है हमारा, अच्छा इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम हमें क्या बताता है? एंगुलर मोमेंटम हम लोगों को वो एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें एंगुलर मोमेंटम बताता है इलेक्ट्रॉन का। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर का अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि हमें एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन करता है। एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? h/2 पाई अंडर रूट h, यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई यहाँ की वैल्यू आप लोगों को पता है, और वैल्यू हो जाएगी l+1। और अगर आपको l की वैल्यू पता होगी, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता होगी, h की वैल्यू फिक्स होती है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, तो क्या है? h/2 पाई रूट क्या है हमारे पास? l+1। l की वैल्यू आपको पता हो, सब शेल की वैल्यू आप लोगों को पता हो, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर आपको पता होगी, तो आप एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, इतना आपको पता हो। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें, तो ये इसने हमें शेल का डिस्कशन बताया, इसने हमें सब शेल को एक्सप्लेन किया, दैट शेल कंटेन सब शेल। और एजिमुथल क्वांटम नंबर बेटा हमें बताता है अबाउट द ऑर्बिटल्स, कि जो सब शेल होते हैं, सब शेल हैव सम ऑर्बिटल, तो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो अब हम इसके अंदर सीखेंगे अबाउट द ऑर्बिटल। अब जो ये ऑर्बिटल है, इसको निकालने का फॉर्मूला है 2l+1। हाउ वी कैलकुलेट द ऑर्बिटल आपको पता हो, 2l+1। अगर आपको l की वैल्यू 0, एक एक करके रखेंगे आप टेबल के अकॉर्डिंग। आपने अभी मैंने एक टेबल बनाई थी, आपने देखा l की वैल्यू 0 थी, तो वो s के लिए थी, तो अब यहाँ 0 पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ रहा है? 1 बच रहा है। तो s के लिए कितने ऑर्बिटल ड्रॉ होते हैं? और ऑर्बिटल ड्रॉ करने का तरीका बेटा या तो ये है, या फिर आप ऑर्बिटल को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। याद रखिएगा, ऑर्बिटल को l की वैल्यू 0 थी, किसके लिए था? क्या डेजिग्नेशन था l की वैल्यू 0 का? क्या सब शेल था? s। आपको पता है यहाँ वैल्यू पुट करी तो क्या आ गया बेटा? 1। तो 1 ऑर्बिटल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दोनों में से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, और 2l+ में 1, अब अगर l की वैल्यू में 1 पुट कर दो, ठीक है, l की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1+1 कितना आ रहा है आंसर? 3 आ रहा है। तो कितने ऑर्बिटल है? और l इक्वल टू 1 p के लिए होता है, कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल आए। और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये पहला ऑर्बिटल px, py, pz, कल भी हमने डिस्कशन किया था कि p
के 3 ऑर्बिटल होते हैं और p क्या है यहाँ पर सबशेल है। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, और इनकी शेप मैंने आपको कल बताई थी डम्बल शेप बनते हैं, ठीक है। px, py और pz 3 ऑर्बिटल है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम L की वैल्यू को 2 लेते हैं और L की वैल्यू 2 होती है बेटा D के लिए, आप वो टेबल याद रखेंगे, टेबल से आपको पता चलेगा L की वैल्यू 2 के लिए सबशेल का डेजिग्नेशन है D, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1 आंसर आ रहा है 5। तो कितने ऑर्बिटल हमने एक साथ दिखाने हैं, कितने ऑर्बिटल हमने यहाँ पर 5 ऑर्बिटल एक साथ दिखाने हैं। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, कल ही हमने डिस्कस किया, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इसका, ठीक है। तो D में और इसकी डेजिग्नेशन लिख सकते हैं आप, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2, -1, 0, +1, +2, इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं ये ऑर्बिटल, ठीक है। अब जैसे मैंने p ऑर्बिटल बनाया, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, -1, 0, +1, ठीक है। जो 0 होता है वो इसमें dz स्क्वायर के लिए होता है और इसमें जो d0 होता है वो pz के लिए होता है, ये बात आपको याद रखनी है। p के कितने ऑर्बिटल थे, 3 थे ना, px, py, pz, तो pz के लिए 0 और यहाँ पे dz स्क्वायर के लिए 0 वैल्यू होती है, इतना आपको पता हो। सेम इसी तरीके से 2l प्लस में 1, बेटा l की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूं तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 1 कितना आ रहा है बेटा 7, और l इक्वल टू 3 होता है बेटा f के लिए। तो कितने ऑर्बिटल मुझे मर्ज करने हैं एक साथ बेटा, 7 ऑर्बिटल मैंने लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, ठीक है। इसको लेंगे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इतना आपको पता हो, ओके, ठीक है। इतना आप लोगों को पता हो। 2l + 1 के लिए l की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर रही हूँ, थर्ड शेल की बात कर रही हूँ, तो थर्ड शेल के लिए सब शेल क्या है, f, और अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ इस फॉर्मूले में, कितनी वैल्यू आ रही है 7, तो ये 7 ऑर्बिटल है f के अंदर, इतने आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अभी जो मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, 2l + में 1 के लिए l की वैल्यू जब 0 ली थी वो था क्या था, s था, और s के लिए क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई 0 + में 1 कितना आया था 1, तो s, तो ये जो s ऑर्बिटल होता है इसके लिए वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और p में -1, 0, +1, d में -2, -1, 0, +1, +2, और f में -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इतनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ऑर्बिटल्स की वैल्यूज है ये, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को पता हो किसके बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बेटा। स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक्सप्लेन करते हैं। तो इसने क्या एक्सप्लेन किया, शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें ये बताया कि शेल कंटेन सब शेल, और एंगुलर मोमेंटम का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया, इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो उनका कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें एक्सप्लेनेशन दी अबाउट द ऑर्बिटल, ठीक है, और हर ऑर्बिटल की अपनी ओरिएंटेशन होती है, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होते हैं, और ऑर्बिटल खाली तो रहेंगे नहीं, अब हमने इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताते हैं कि ऑर्बिटल कंटेन इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई स्पिन होती है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, तो अपने अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से। जब वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं तो ऐसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो खुद के अराउंड भी इस तरीके से करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो +½ भी होती है और -½ भी होती है। और एक ऑर्बिटल के अंदर जैसे आप देखिए L की वैल्यू जब 0 थी तो S आपका आया और एक ऑर्बिटल आया, L की वैल्यू 0 S के लिए थी, और जब हमने 2l + 1 में वैल्यू पुट करी तो हमारे पास 1 आंसर आया। तो मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आने की कैपेसिटी रहती है, एक +½ का और एक -½ का, ठीक है। इस तरीके से P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चे, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं। D के अंदर 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आपको पता है, ठीक है। और इसी तरीके से F के अंदर 7 ऑर्बिटल हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे F ऑर्बिटल के अंदर। तो ऑर्बिटल कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं नियर द न्यूक्लियस,
ठीक है। जैसे स्क्रॉन्जर ने तो हमें ये बता दिया कि जहां जिस भी रीजन में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होते हैं नियर द न्यूक्लियस, दैट रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। बट एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्योंकि अगर हम सबका कंसेप्ट लेके चलें, किसी ने हमें शेल बताया, किसी ने हमें सबशेल बताया, तो हम ये बोल सकते हैं शेल कंटेन सबशेल, सबशेल कंटेन ऑर्बिटल, एंड ऑर्बिटल कंटेन इलेक्ट्रॉन ऑफ द अपोजिट स्पिन प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो अभी मैं एक छोटा सा एक दो आपको क्वेश्चंस कराती हूँ कि किससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं जो कि हम कर पाए, ठीक है। तो अब देखिए, सपोज मेरे को दिया है डी जेड स्क्वायर या 3D दिया है। अब 3D के अंदर मुझे n की वैल्यू एक्सप्लेन करो, l की वैल्यू एक्सप्लेन करो, m की वैल्यू एक्सप्लेन करो। सपोज ये आता है तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो n की वैल्यू n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप जो भी आप देखेंगे, जो भी आपको ऑर्बिटल गिवन होगा, जैसे आपको ये 3D गिवन है, ठीक है, या जो भी आपको शेल सबशेल गिवन है, ये आपको 3 तो क्या होता है शेल है, 3D सबशेल है। तो आपके पास n इक्वल टू की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर सीधी बात है, 3D को देखते ही n की वैल्यू क्या आ रही है? 3। और l की वैल्यू d के लिए मैंने एक टेबल अभी बनाई थी, l की वैल्यू d के लिए कितनी थी? 2 थी। तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास, तो हमने इसको n से रिप्रेजेंट किया, इसको l से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप m से रिप्रेजेंट कर सकते हो या ml से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ml, ठीक है, स्मॉल l लिख सकते हो। और स्पिन क्वांटम नंबर को s से और ms से रिप्रेजेंट भी आप कर सकते हो। तो सपोज ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने लिया है, तो n की वैल्यू क्या है बेटा? 3, देखते ही हो रही है, 3D एक सबशेल है, तो n की वैल्यू क्या है? 3 है इसके अंदर। d की वैल्यू l के लिए कितनी होती है? 2। वो आप टेबल देखिए, बार बार उस टेबल को रिवाइज करिए, बिल्कुल सिंपल सी टेबल है। l की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 2 होती है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछिए, d है। तो अभी मैंने आपको कुछ वैल्यूज बताई थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर हमें ऑर्बिटल का पता लगता है। अब डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? डी के अंदर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करे, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और वैल्यू है -1, -2, -1, 0, +1, +2। तो दी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम की वैल्यू आ जाएगी -2, -1, 0, +1, +2। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द, वी फाइंड आउट द क्वांटम नंबर्स। तो n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज द अजीमुथल क्वांटम नंबर, M इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और यहाँ पर अगर S भी पूछा होता, स्पिन क्वांटम नंबर भी पूछा होता, तो हम बताते ±½ क्योंकि दोनों है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आने की कैपेसिटी ऑफ द अपर स्पिन इलेक्ट्रॉन और लोअर स्पिन इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 अपोजिट साइन रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से। और डी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं? डी ऑर्बिटल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं डी में, तो 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। सपोज आपसे पूछा गया n इक्वल टू 3 है और इसके अंदर हमें ऑर्बिटल्स एक्सप्लेन करिए कि कितने ऑर्बिटल होंगे। n इक्वल टू 3 है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं आपने। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सिंपल सा फॉर्मूला है, n का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 9 होगा। तो 9 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 9 ऑर्बिटल होते हैं किसके अंदर? 3, n इक्वल टू 3 के अंदर। तो आप n का स्क्वायर, जो भी n की वैल्यू आपको गिवन होगी उसको स्क्वायर कर दीजिए। बट अब आपसे पूछ लिया जाए कि ऑर्बिटल कौन कौन से हैं। ये तो पूछ लिया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर पूछे हाफ मार्क्स में तो ठीक है 9 ऑर्बिटल है, बट कौन कौन सा ऑर्बिटल है तो वो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया 3s, 3p, 3d। n इक्वल टू 3 के अंदर 3 सबशेल होते हैं और अभी मैंने आपको बताया s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, -1, 0, +1, d के अंदर 5 ऑर्बिटल है, -2, -1, 0, +1, +2। तो 5 इसके ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 हो गए और एक s में हो गया, तो टोटल 9 हो गए। और ये सिंपल आप कह सकते हैं, जो भी आपको n की वैल्यू गिवन हो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको ऑर्बिटल फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए n इक्वल टू 3 दे दे और ये पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या बताओ? ऑर्बिटल की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आपने कुछ नहीं करना बच्चा, 2n का स्क्वायर के आगे 2 और लगा दीजिए। तो 9, n का स्क्वायर क्या था अपने पास? 9 और 2 मल्टीप्लाई और हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए, n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 इज द शेल एंड इन विच हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। ये आपको कैसे पता चलेगा? उससे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें ऑर्बिटल कितने हैं। ऑर्बिटल 9 है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो डबल कर दीजिए। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 9 ऑर्बिटल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। या आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, 2n स्क्वायर। n की वैल्यू आपको पता होगी, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने भी आने चाहिए। तो अभी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप करिएगा खुद सॉल्व। n=4 के अंदर n=4 इज द शेल, इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ सब शेल बताइए कितने हैं। आपने सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपने मुझे बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला लगाना हो डायरेक्ट तो इसमें लगेगा n का स्क्वायर और इसमें लगेगा 2n का स्क्वायर, और डिटेल में एक्सप्लेन करना हो तो मैं आपको इतनी देर से कर ही रही हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ पर ऑर्बिटल हमारे बन रहे हैं कौन कौन से, एक तो शेल बन रहे हैं 4s 4p 4d 4f, 4 सब शेल है। n=4 है, शेल है, 4 सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा इतना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट। बस बच्चे, इसके बाद हम लास्ट अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे रिवीजन के लिए इस चैप्टर से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी, जो कि एक्सप्लेन करने के लिए हमने 3 क्या लेने हैं, रूल्स लेने हैं। पहला है हमारा हाफ बाउस, दूसरा है हमारा पोली और तीसरा है हंस रूल। ठीक है, इसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से हम जानते हैं, और इस हंस के कंसेप्ट को हम हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो आइए, हाफ बाउस रूल के लिए आप लोगों को एक टेबल याद कराई गई थी पहले भी, और अब भी इसी टेबल की बात होगी। 1s 3s, आपने अभी शेल के अंदर सब शेल देखे, तो ये सब शेल मैं लिख रही हूं, आपको ये सभी के सभी सब शेल नजर आ रहे होंगे। शेल कंटेन सब शेल, तो मैं 7 तक, अप टू 7 तक सब शेल यहाँ बेटा लिख रही हूँ। ये हाफ बाउस का रूल है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं तो देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इस तरीके से, बस इतना ही बहुत है। और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2s में जाएंगे, फिर 2p में जाएंगे, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, बाद में 3d में, फिर 4p में, फिर 4s में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। दिस इज द लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। हम जा रहे हैं लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। और इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका आप देख लीजिए, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये 1s 2s क्या है बेटा, सब शेल है, शेल के सब शेल, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के अंदर आपको पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं, f के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हाफ बाउस, आपको पता है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि s के अंदर अगर एक ऑर्बिटल है, s जो हमारा सब शेल है, अगर उसके अंदर एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होने की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन। p के अंदर हमारे पास अगर 3 ऑर्बिटल है, अभी आपने देखा कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होने की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन। d के अंदर अगर हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, 5, तो ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होने की कैपेसिटी 10। f के अंदर अगर हमारे पास 7 ऑर्बिटल है, तो ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन इज 14 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ f ऑर्बिटल। ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो। और हाफ बाउस रूल क्या कहता था, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट बनता है, इन तीनों रूल्स की हेल्प से। पहला हाफ बाउस रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे हम किसी भी एटम के, इलेक्ट्रॉन जब हम लिखेंगे कि उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है एलिमेंट कंटेन एटम। ठीक है, एंड एटम कंटेन एलिमेंट कंटेन एटम एंड एटम कंटेन एन इलेक्ट्रॉन एंड वेयर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, और जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनको लिखने का तरीका क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, इन 3 रूल्स की हेल्प से लिखी जाती है, हाफ बाउस, पोली और हंस रूल। और इलेक्ट्रॉन को, ये है हमारा हाफ बाउस का कंसेप्ट, दैट इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल।
तो ये पूरा का पूरा बेटा इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम के लिए, तो इस पे आप पूरा का पूरा बहुत अच्छे से इसे देखिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। पहले s में भरते हैं, फिर 2s में भरते हैं, फिर इसको बार बार बना के देखिए, 2p में भरते हैं, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 4d में। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखाई गई है यहाँ पर पूरी, हाउ इलेक्ट्रॉन फिल इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पोली रूल। पोली रूल हमें क्या समझाता था? पोली रूल हमें बताता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप लिख रहे हो तो अपोजिट स्पिन में रिप्रेजेंट होंगे, उनकी रिप्रेजेंटेशन अपोजिट स्पिन होगी। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो दे हैव अपोजिट स्पिन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोली। एंड नेक्स्ट इज द हंस रूल। ठीक है, और या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पोली रूल हमें ये बताता है नो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल के अंदर तो उनके क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। ठीक है, उनका जो क्वांटम नंबर का कितना सेट होता है, 4 क्वांटम नंबर है, एंड वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, जो 4 क्वांटम नंबर का सेट है वो दोनों के लिए सिमिलर नहीं होगा। क्यों सिमिलर नहीं होगा? क्योंकि दोनों अपोजिट स्पिन के हैं, उनकी स्पिन तो डिफरेंट है, एक प्लस हाफ स्पिन है और एक माइनस हाफ स्पिन है। तो उन्होंने ये बोला, पोली रूल के अकॉर्डिंग ये था, नो, अगर ऐसे आ जाए डिफाइन पोली कंसेप्ट, पोली रूल एक्सप्लेन करिए तो आप सिंपल कहेंगे नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के अंदर तो उनका जो क्वांटम नंबर का सेट है वो सेम नहीं होगा। मींस एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ होगा तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होगी वो एक के लिए क्या होगी, प्लस हाफ होगी, और दूसरे के लिए माइनस हाफ होगी। तो चारों का जो 4 क्वांटम नंबर है कहीं ना कहीं डिफरेंस आ गया, उनकी जो ये स्पिन थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हंस रूल। हंस रूल हमें ये एक्सप्लेन करता है कि अगर एक ऑर्बिटल आपके पास है और वो सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल है, सपोज पी ऑर्बिटल है, तीनों की तीनों ऑर्बिटल हैं डीजनरेट ऑर्बिटल है, मतलब सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। सबसे पहले अगर आपके पास मान लो पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले आप उसको एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पी ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो पहले आप उसको फिल कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन करेंगे फिल। अगर आपके पास और इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तब आप उसकी पेयरिंग करेंगे। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है आपके पास सपोज पी के अंदर, तो आप सबसे पहले ईच ऑर्बिटल फर्स्टली सिंगली ऑक्यूपाइड, इफ यू हैव मोर इलेक्ट्रॉन देन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। सपोज मेरे पास आपके पास पी के अंदर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप पी के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? अगर आपने ऐसे भर दिए कि एक ही के अंदर 2 भर दिए और एक में 1 भर दिया, एक खाली छोड़ दिया, तो ये गलत होगा। इलेक्ट्रॉन आपको कैसे भरने हैं? ईच ऑर्बिटल फर्स्टली सिंगल फिल्ड, हर ऑर्बिटल को सिंगल फिल करिए। दिस इज द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। इसके कारण एटम हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन करता है और एटम स्टेबल हो जाता है। और अगर आप इस तरीके से फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो ये गलत तरीका होगा, आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, ये किसका कंसेप्ट था? हंस रूल का। तो इन तीनों में से आपको कोई भी पेपर में डिफाइन पूछा जा सकता है, और तीनों लॉज, ये जो तीनों रूल्स हैं, इनकी हेल्प से, नॉट लो, जितने भी ये जो तीनों रूल्स हैं, इन तीनों की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है एटम्स की। एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं की हेल्प से लिखी जाती है बच्चे। तो सपोज मैंने आपको बतानी है, सपोज मैंने बतानी है आयरन की। हम हायर पे ही चलेंगे, लोअर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आयरन की तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1s2। मैंने अभी आपको यहाँ जिगजैग लाइन लिखी थी, आप देखिए, पहले s में जाएंगे, फिर 2s में जाएंगे, 2p6, 3s2, 3d, सॉरी 1s2, 2s2, 2p6 हो गया, 3s2, 3p6। ठीक है, इतना भर लिया, 26 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमने। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, उसके बाद क्या आ रहा था, उसके बाद 4s भरा जा रहा था, पहले 4s, और फिर क्या भरा जा रहा था, लास्ट में 3d भरा जा रहा था। 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, और 3d के अंदर कितने आ सकते हैं बेटा, 6। जब आप जिगजैग लाइन देख रहे थे तो आप देख रहे थे पहले 1s की फिलिंग हो रही थी हाफ गॉस रूल के अकॉर्डिंग, फिर 2s की। s में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, p में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, और उसके बाद आ जाता है 4s था और 3d था फिर। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि जो n=3 है उसकी तो लोअर एनर्जी लेवल है, फिर वो 3d पीछे क्यों है? तो हमने जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है वो हाफ बॉस के अकॉर्डिंग करनी है। अगर हाफ बॉस के अकॉर्डिंग 4s ऑर्बिटल अगर पहले है जिगजैग लाइन के अंदर तो आप 4s की पहले फिलिंग करिए। अब इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, 26 थे, 2 2 2 10 12 18 20, अब तो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो वो हमने डाल दिए 3d में। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक तरीका और मैं आपको बता दूं, आप या से इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, लास्ट में 3d10 लिखिए, 3d6 लिखिए। लेकिन अगर आपसे Fe2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाए, Fe2 पॉजिटिव की,
अच्छा, तब आपने क्या करना है बेटा, तब आपने जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किए जाते हैं वो जो लास्ट का ऑर्बिटल होता है, मतलब अगर हम बात करें लास्ट शेल होगा, शेल क्या होगा, शेल तो पहले 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, उसके बाद 4 ही आता है। ये तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है हमने हाफ बॉस के अकॉर्डिंग, और इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग्स करी हाफ बॉस के अकॉर्डिंग तो 4s पहले आ गया, तो 4s में और s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 भर दिए, ठीक है। बट जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात आएगी, 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात आएगी तो याद रखना इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं बच्चे लास्ट शेल, मतलब वो शेल जो सबसे बाद में आएगा, तो 4th शेल सबसे बाद में आता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 4s 0 होगा। आप ये नहीं कि 3D में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो Fe2 पॉजिटिव अगर आपसे जरूरी नहीं है सिंपल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाए, आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन की भी पूछ सकते हैं, पॉजिटिव आयन की भी पूछ सकते हैं, नेगेटिव आयन की भी पूछ सकते हैं। तो पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, जितने भी ऊपर चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन आपको कम करके दिखाने हैं, और नेगेटिव का मतलब होगा जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें बढ़ा कर दिखाने, इंक्रीज करके दिखाने। सपोज नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2p में कितने आ गए बेटा 3, 2 और 2 4 और 3 7। अगर मैं करूं N3 नेगेटिव, ठीक है, 3 नेगेटिव का मतलब ये तो हो गया नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन 3 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे, पी में ऐड कर दो, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैंने भी आपको दिखाया पी के अंदर मैक्सिमम 1 2 3 ऑर्बिटल है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होने की कैपेसिटी 6 है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और 3 और ऐड कर सकते हैं, ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। और आपको मैं ये बता दूं नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल एटम बिकॉज ऑफ द एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेट है इसके अंदर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्टेट, और इसकी जो ऑर्बिटल की फिलिंग होती है हंस रूल के अकॉर्डिंग हम करें तो एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपसे आयन की नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाए तो उतने इलेक्ट्रॉन आपने गेन करके दिखाने हैं, तो यहाँ 3 थे अब 6 हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से हम गेन कर लेंगे लास्ट शेल के अंदर, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, इतना आपको पता हो। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों रूल्स के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज हाउबॉस रूल, पोली रूल एंड हंस रूल, ठीक है ना, ठीक है। तो आपने सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट की क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट, डिफाइन हंस रूल, डिफाइन पोली रूल, डिफाइन हाउबॉस रूल, या फिर आ सकता है हमारे पास, हमने अभी टॉपिक किया क्वांटम नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी यूटी में, ठीक है, आपके मंथली टेस्ट में। तो आपने पूरे चैप्टर की स्ट्रक्चर ऑफ एटम की रिवीजन करनी है थ्रू योर नोट्स, और पूरे चैप्टर को गो थ्रू होना है बहुत डीपली, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट फॉर रिवीजन, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।